Hello everyone, welcome to today's video on energy change due to spin-orbit coupling. As we know, spin-orbit coupling is a fascinating phenomenon in quantum mechanics that arises from the interaction between an electron spin and its motion around the nucleus, which is orbital motion. देखिए हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, चाहे वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो माइन्यूट करंट लूप की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका अपना एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है साथ में स्पिन भी कर रहा है, तो स्पिन मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो उस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन डायपोल मोमेंट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस एनर्जी चेंजेस की वजह से हमें फाइन स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज के लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि जो एनर्जी चेंजेस है वो कितना आता है, और साथ में देखेंगे कि कैसे आप हाइड्रोजन एटम में फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसकी वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और स्पिन मोशन की वजह से उसकी स्पिन डायपोल मोमेंट होगी। उसकी वजह से जो एनर्जी चेंज आता है उसको हमने कह दिया डेल्टा ई, और वो आता लगभग माइनस म्यू एस डॉट बी के इक्वल, क्योंकि इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो आता है वो इसके इक्वल आता है। आज के लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ये मान के चलें कि हमारे पास जो न्यूक्लियस उसके ऊपर चार्ज है जेडी, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अगर आप इसको ये एक बार ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की वो है आर, ठीक है। अगर इस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चेंज कर दें, हम ये ना कहें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इसके बजाय हम ये कहें कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। कि अगर आप न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो उसमें क्या दिखेगा कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और न्यूक्लियस उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना जैसे कि जब हम ड्राइव करते हैं या आप कोई ट्रेन में बैठे होते हैं और विंडो से जब हम देखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेन आगे चल रही होती है लेकिन हमें क्या देखते हैं, साइड में जो ट्रीज वगैरह लगे होते हैं वो हमें पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही दिखेगी, लेकिन ट्रेन के अंदर अगर आप हैं और बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको जाती हुई दिखती है। सिमिलर मैनर में अगर हम ये अज्यूम करते हैं, हम यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, ये अज्यूम करें कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एट द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो न्यूक्लियस है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्यों चेंज किया है, इस प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया है। तो हमारे फ्रेम में क्या रिवॉल्व कर रहा है, अभी न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से, जो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप निकाल सकते हैं बायट-सवर्थ लॉ से। अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्थ लॉ, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा, फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। कितना आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर ओवर 4 पाई आर क्यू, इसके इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पे आई डी एल जो है वो एक करंट एलिमेंट यहाँ पे मान लिया है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब आई डी एल को अगर डिटेल में देखें तो यहाँ से देखिए, आई डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, तो इसको हम डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते हैं। और साथ में क्या है, डी एल, इस डी टी को अगर डी एल के साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं डी क्यू
dl/dt, और हमें पता है dl/dt किसकी फॉर्म बन गई है, ये वेलोसिटी की। और वेलोसिटी किसकी हम बात कर रहे हैं, अभी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, -v। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज dq और -v, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज और न्यूक्लियस हमारे पास कितना है, Jd है। तो यहाँ से IdL जो कंपोनेंट है करंट एलिमेंट, ये हमारा आ जाएगा Jd विद नेगेटिव साइन V, ठीक है। तो ये वैल्यू आप जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/4π। इसकी जगह पे हमने लिख दिया -Jd, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, V क्रॉस R/r³। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अगर नेगेटिव साइन को अंदर कंज्यूम कर ले हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R×V भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी μ0/4π Zd, हम इसको लिख सकते हैं R×V/r³। This much is the internal magnetic field produced due to the orbital motion of nucleus। इसमें हम थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस इक्वेशन में। हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लेके जाते हैं। तो m से ऊपर नीचे अगर इसको डिवाइड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, μ0/4π Ze m R×V/m/r³, ठीक है। एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म बन रही है ये किसको बता रही है, एंगुलर मोमेंटम को बता रही है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। mr×v यहाँ पे लिख देते हैं, mr×v किसको बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। और जो ये टर्म यहाँ पे बन रही है μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता है कि जो μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है वो 1/c² होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze/mc², यहाँ लिख दिया हमने L/r³, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की टर्म आ गई। अब जैसे कि हमने पहले बताया था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितना चेंज आता है, इस इंटरेक्शन से जो चेंज आता है वो डेल्टा E ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट, इसलिए हमने LS लिखा है। स्लैश हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है, न्यूक्लियस को कहा है कि न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया ताकि जब आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो उसको ये अलग वैल्यू आए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने जैसे लिखी थी -μs.b, ठीक है। b की वैल्यू हमने निकाल ली है। μs की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि इक्वल होती है -gs μbs/h²। यहाँ पे gs क्या है, स्पिन g फैक्टर हो गया, ये बोर मैग्नेटॉन, s हो गया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और h² तो आपको पता ही है, जो h² है प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2π, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा E LS कितना आ जाएगा, दिस टर्म इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GS μb/h² S.b। ये वैल्यू पुट कर दीजिए b की, तो हमारे पास पहले GS की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो स्पिन g फैक्टर की वैल्यू 2 होती है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो डेल्टा E LS इज इक्वल टू 2 μb/h² S.b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze/mc² L/r³। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 μb/h² Ze/4π एप्सिलॉन नॉट mc² r³ इंटू में S.L/, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वैल्यू को μb की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करें तो μb की वैल्यू हमारे पास होती है E/2m। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास जो डेल्टा E ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी Ze/4π एप्सिलॉन नॉट m² c² r³ और साथ में है S.L, ठीक है। अब हमें इस S.L की जो है वैल्यू निकालनी है। उससे पहले मैं इस फैक्टर को कुछ नाम दे देती हूँ, अभी नहीं देते, बाद में ही करेंगे, चलो। S.L की वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है
जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल टू होता है, एज वी नो, टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू L प्लस एस। ये होता है वेक्टर सम ऑफ L एंड S होता है। स्केयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा J स्क्वेयर इक्वल टू L स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2 L डॉट एस। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, L डॉट एस लिखे या S डॉट L लिखे सेम ही बात है। तो यहाँ से S डॉट L की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, J स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर ओवर 2। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, तो J स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, J इंटू J प्लस 1 एच कट स्क्वेयर के इक्वल होता है। L स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वेयर के इक्वल होता है। एस स्क्वेयर इज एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एस डॉट एल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जे स्क्वेयर इज जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर ओवर 2। तो इसमें से एच कट स्क्वेयर ओवर 2 को बाहर निकाल लीजिए, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 हमारे पास अंदर बच जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए प्रीवियस इक्वेशन में जो हमने लिखी थी। क्या लिखा था आपने, b इज इक्वल टू, जो आपने टर्म लिखी थी b इज इक्वल टू दिस मच इंटू एस टोटल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज, क्या आ जाएगी आपके पास, जेड ई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर क्यूब जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, ये आ जाएगी। ये कब थी, जब हमने न्यूक्लियस को क्या रखा था, इन द फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस। आप देख रहे थे कि न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में रेस्ट में है। अगर आप एक्चुअल जो हमारा सिनेरियो है उसको देखें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस जो है रेस्ट में है, तो उस केस में जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है हाफ हो जाती है ऊपर वाले की। तो इन दिस केस जो डेल्टा ई एल एस आ जाएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल्टा ई एल एस स्लैश, ये कब है, आपका जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है। ये कब है, जब आपका इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में, तो उसके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल एनर्जी आ जाएगी, इंटरेक्शन एनर्जी, वो क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर क्यूब जे इंटू जे प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगी। और इस फैक्टर को हमने कह दिया सम के जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एंड सो। ये के कॉन्स्टेंट नहीं है, ये 1/r क्यूब पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो 1/r क्यूब की वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, वो डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल, लिख लो किस किस की होती है, एल प्लस हाफ और आपकी होती है एल प्लस 1 एन क्यूब के। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी या एन की वैल्यू बढ़ेगी, जो आर की, जो के की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। तो ये आपने माइंड में रखना है कि एन और एल जैसे जैसे बढ़ेंगे के की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बाद में जब आप स्प्लिटिंग पढ़ेंगे उसमें यूज़ भी करेंगे कि कैसे जो डी के लिए सेपरेशन कम होता है कंपेरेबल टू पी स्टेट, क्योंकि डी की जो एल की वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेरेबल टू पी। ठीक है, तो ये हमने निकाली चेंज इन एनर्जी। अब देखिए जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इन दिस केस इज, टोटल एनर्जी इज E इज इक्वल टू जो nth लेवल की एनर्जी है प्लस जो चेंज हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से है वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब आइए निकालते हैं फाइन स्ट्रक्चर की। हाइड्रोजन एटम में जो फाइन स्ट्रक्चर है उनको हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करें, ये हम कर रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
अब देखिए विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो हमारा हाइड्रोजन का होगा क्या वो रहेगा, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आप टर्म लिखे एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग, तो पहले लिख लीजिए फॉर ग्राउंड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, l क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट s रहेगी तो l 0 हो गया, s क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हो जाएगा, j की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ ही आ जाएगी। जैसे हमने एल एस कपलिंग में पढ़ा है, तो टर्म को हम कैसे लिखते हैं, n2s + 1 l j ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, तो यहाँ से आपके पास जो टर्म आएगी फॉर ग्राउंड स्टेट अकॉर्डिंग टू एल एस कपलिंग क्या आ जाएगी 1 2, क्योंकि 2s + 1 करेंगे, s इज हाफ तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, l 0 है तो s आ जाएगा और हाफ। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास जो टर्म आई है वो क्या बन गई 2s हाफ। और एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट की, जो एनर्जी आती है nth, क्योंकि हम विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कर रहे हैं तो ये वाली टर्म तो ऐड नहीं होगी। हमारे पास एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के केस में -13.6 ओवर n², n1 है तो कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और स्टेट क्या होगी हमारी 2s हाफ। ये मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया है, ग्राफिकली यहाँ पे बनाया है, तो देखिए -13.6 विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और जिस स्टेट को हमने लिख दिया 2s हाफ। सिमिलर मैनर में हम p स्टेट को लिखेंगे और डी स्टेट को लिखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पी स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को कैसे लिख सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट को कैसे लिख सकते हैं। तो इन केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के केस में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n क्या हो गया, पहले 1 था तो अब ऊपर चला गया, n 2 हो गया है। इसके लिए l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, और l क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है। अगर l 0 है तो इस केस में देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही, s की वैल्यू क्या है हाफ है, इधर भी s की वैल्यू क्या है हाफ है, तो j की जो वैल्यू आएंगी वो हाफ आ सकती है। इस केस में j की वैल्यू क्या, एक बार ऐड किया 3/2, सब्ट्रैक्ट किया 1/2, इस केस में क्या आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ से आपके पास टर्म क्या बन गई इसी मेथड से 2s + 1 l जैसे, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो टर्म आपके पास क्या बन जाएगी 2s हाफ, और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगी 2p 1/2 एंड 2p 3/2, ये दो टर्म बन गई यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या बन गई, एक टर्म बन गई। तो टोटल जो एनर्जी आप देखें, अगर इस लेवल की एनर्जी कितनी रह जाएगी, E2 की आप निकालें -13.6 ओवर 2² n² की जगह तो कितनी हो जाएंगी -13.6 ओवर 4 विच इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हमारी कितनी होगी ये, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, s के लिए भी और p के लिए भी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर आप देखें तो 2s हाफ को भी हमने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखा है, और 2p हाफ और 2p 3/2 को भी हमने इसी लेवल पे रखा है। सिमिलर मैनर में हम निकाल सकते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के केस में आपके पास ये फर्स्ट निकाली थी, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, l की वैल्यू 1 या फिर l की वैल्यू 2 हो सकती है। तो दोनों के लिए ये s की वैल्यू होगी हाफ, s की वैल्यू होगी हाफ और s की वैल्यू होगी हाफ। j की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ हाफ पॉसिबल है, यहाँ j की वैल्यू क्या है, ऐड किया 3/2 सब्ट्रैक्ट किया 1/2, यहाँ ऐड किया 5/2 सब्ट्रैक्ट किया 3/2। तो इनके लिए जो आपकी स्टेट आएगी एल एस कपलिंग के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगी 3 2s हाफ, ये आ जाएगी 3 2p 3/2 3 2p 1/2, यहाँ आ जाएगी 3 2d 5/2 एंड 3 2d 3/2। तो ये स्टेट हमारी पॉसिबल होंगी। एनर्जी की अगर बात करें तो इस केस में जो एनर्जी होगी E3 -13.6 ओवर 9 यानी कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस के लिए भी हमने एनर्जी लेवल में तीनों को एक ही लाइन में एक ही एनर्जी लेवल पे शो किया है, 3s को भी, p को भी और d को भी। अब देखते हैं कि जब आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को कंसीडर करते हैं तो ये जो स्टेट है कैसे आपकी स्प्लिट हो जाती है, कैसे अलग अलग एनर्जी लेवल पे शो होती है। तो देखिए
पहला हमने लिखा है डेल्टा चेंज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, लिख लेते हैं। डेल्टा ई एल एस जो हमने लिखा था वो आया था के जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन। ठीक है, तो एक एक स्टेट के लिए लिखते हैं। पहले इसमें एन का तो कोई सीन ही नहीं है कि एन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम सीधा ही लिख लेते हैं कि पी स्टेट के लिए और एस स्टेट के लिए वैल्यू क्या आ जाएंगी। तो पहला लिखिए फॉर एस स्टेट। एस स्टेट में हमने देखा था कि एक ही टर्म बन रही थी एस हाफ वाली, 2s हाफ वाली। तो एस स्टेट का मतलब एल की वैल्यू तो क्या है 0, एस की वैल्यू क्या है हाफ है, जे की वैल्यू क्या है हाफ। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एस इक्वल टू के इंटू हाफ, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगी, माइनस 0 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 3/2। ये वैल्यू को अगर आप लिखते हैं तो देखिए सेम ही है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी एस लेवल जो है आपका स्प्लिट नहीं होगा ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो एस लेवल जहाँ था उसी एनर्जी पे रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में शो किया है कि पहले एस लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, तो विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी वो वही है और वहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है, वही स्टेट है 2s हाफ। अब देखिए यहाँ पे इसमें व्हेन n इज इक्वल टू 2 इसमें भी एस लेवल है, तो ये भी क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहले भी यही था और अभी भी यही है। ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 3 के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एस लेवल पहले भी यही था अभी भी कहाँ है वहीं पे है। अब पी स्टेट का हम डिस्कस करते हैं। तो पी स्टेट के लिए फॉर पी स्टेट के केस में L 1 है, S आपका अगेन हाफ है और J की वैल्यू क्या क्या है 3/2 हो सकती है या फिर 1/2 हो सकती है। पहले निकालते हैं फॉर J इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं J इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए डेल्टा ई एल एस जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा के इंटू, आपने जे को 3/2 रखा है तो जे की जगह 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा +1 करेंगे 5/2 माइनस एल 1 है तो 1 इंटू 2 माइनस एस हाफ है तो 1/2 इंटू 3/2। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए जे हाफ है तो इस केस में आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू के इंटू 1/2 इंटू 3/2। माइनस एल की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 इंटू 2 माइनस एस की वैल्यू क्या है हाफ इंटू 3/2। ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो आपके पास ये टर्म आ जाती है इक्वल टू के और डेल्टा ई एल एस इक्वल टू के आ जाता है। जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो डेल्टा ई एल एस जो आ जाएगा वो -2k के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए जे हाफ वाली टर्म -2k फैक्टर से नीचे चली गई है ओरिजिनल लेवल से और ये क्या चली गई के फैक्टर से ऊपर चली गई है। तो देखिए पी स्टेट का अगर हम देखें तो पी स्टेट पहले किस एनर्जी पे थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे थी, दोनों ही यहाँ पे थी। लेकिन अब क्या हो गया है जो हाफ वाला है जे हाफ है वो 2k फैक्टर से इस लेवल से नीचे चला गया और ये के फैक्टर से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए 3p ये भी p स्टेट है बट इसमें जो सेपरेशन और इसमें सेपरेशन है डिफरेंट है। क्यों है वो हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1/r³ टर्म होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ पे लिखा है कि 1/r³ टर्म n पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है इस केस में और यहाँ n इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे सेपरेशन जो होगा 1/r³ की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी तो k की वैल्यू भी यहाँ पे स्मॉल होगी। इस वजह से ये सेपरेशन कम होगा और ये सेपरेशन आपका ज़्यादा होगा। तो ये देखिए 2 में स्प्लिट हो गया और ये सेपरेशन आपको पता चल गया है कि ये -2k से नीचे गया, ये k से ऊपर गया है। सिमिलर मैनर में हम डी स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो फॉर डी स्टेट डी के केस में एल की वैल्यू 2 है, एस अगेन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ है और आपके पास जे की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगे 5/2 एंड 3/2। तो आपने लिखा जे 5/2 अगर है और जे अगर आपका 3/2 है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आती है डेल्टा ई एल एस फॉर 5/2 अगर आप निकालें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी के इंटू 5/2। यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में 5/2 इंटू क्या था j+1 यानी कि 7/2 माइनस एल था एल इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 1/2 इंटू 3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से डेल्टा ई जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा के इंटू जे इज़ 3/2 +1 करेंगे तो 5/2 माइनस एल इज़ 2 l + 1 3 -1/2 इंटू 3/2। ये अगर इस फैक्टर को सोल्व करते हैं तो आपके पास ये टर्म तो आ जाती है डेल्टा ई एल एस फॉर जे इज इक्वल टू हाफ
+2k और यहाँ से ELS G = 3/2 के लिए ये टर्म आ जाती हैं -3k। तो ये वाला जो लेवल है एनर्जी लेवल ओरिजिनल से -3 के नीचे चला गया और ये ओरिजिनल से +2 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है ये लेवल -3 के नीचे है और +2 के ऊपर है, बट इनके बीच का सेपरेशन इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। भाई सेम यहाँ पे L भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, L इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी 1/r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सेपरेशन आ गई। तो पहले जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम में जो ट्रांजिशन थे, जो सिंगल ट्रांजिशन हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल अगर हम करें, तो पहले ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल थे, जैसे कि P स्टेट से S में आ रहा था एक ट्रांजिशन, पहले एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल था कि यहाँ से यहाँ आ गया। अब केस क्या है कि ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी आ सकता है कि वो सिंगल लाइन क्या होगी है, डबल में स्प्लिट होगी और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो एक सिंगल लाइन क्या होगी आपकी, डबल में स्प्लिट हो गया। और ट्रांजिशन की बात करें तो इस 3p से भी हमारे पास S में ट्रांजिशन हो रही थी और यहाँ पे क्योंकि 2 में स्प्लिट हो गया है, तो इस 3p से अगर ट्रांजिशन देखें कि यहाँ से यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ पॉसिबल है, ये लाइन भी क्या होगी आपकी 2 में स्प्लिट होगी। पहले आपकी ट्रांजिशन इस 3s से p में हो रही थी, एक ट्रांजिशन यहाँ हो रही थी। ये ट्रांजिशन भी अगर यहाँ पे देखें तो 2 में पॉसिबल है कि यहाँ से आपकी ट्रांजिशन जो है ऊपर वाले लेवल में भी हो सकती है और यहाँ से ट्रांजिशन जो है नीचे वाले लेवल में भी हो सकती है। तो ये भी क्या होगी आपकी एक सिंगल ट्रांजिशन होने, यहाँ से जो सिंगल लाइन मिल रही थी वो क्या होगी आपकी फाइन स्ट्रक्चर है, डबल में आपको दिख रही है। और ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है, इस 3D लेवल से जो है ट्रांजिशन आपकी थी 2p लेवल में, एक ट्रांजिशन ये थी। अब ये ट्रांजिशन इस केस में अगर देखें विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो आपकी पॉसिबल हो गई है कि यहाँ से ट्रांजिशन जो है आपकी यहाँ हो सकती है, यहाँ से ट्रांजिशन जो है आपकी यहाँ हो सकती है और एक और ट्रांजिशन यहाँ से जो है यहाँ, तो वो क्या होगी फर्दर स्प्लिट हो गई तीन लेवल में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे जब आप एक स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजोल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो कैसे एक सिंगल लाइन जो है डबल या ट्रिपल में स्प्लिट हो गई है। और इस फिनोमिना को थ्योरेटिकली हमने किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। थैंक यू।